दोस्तों, कार्लो एंचेलोटी और नॉकआउट टूर्नामेंट की मोहब्बत के किस्से तो हमने बहुत सुन रखे थे और आज उस किस्से का एक और नज़ारा हमें देखने को मिला है जहां पे ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराया है रेमोंतादा करके। भाई, इस ब्राजील की टीम ने मुझे रियल मैड्रिड वाली वाइब्स दे दी यार आज। और इस वीडियो में हम इसी मैच के बारे में बात करने वाले हैं। भाई, तो पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो किस बात की देरी है मेरे दोस्तों। ब्राजील की तो हम खूब सारी बातें करेंगे भाई, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं भाई जापान की, जिसने आज बहुत बढ़िया गेम दिखाया। अब लोग बाग बोलेंगे कि भाई उनके पास कुछ प्रोवाइड करने के लिए नहीं था, अटैक में डिफेंडिंग ही कर रहे थे, लेकिन यार मेरे लिए और हर एक फुटबॉल फैन के लिए जो फुटबॉल से प्यार करता है उसके लिए भाई ये चीज़ मैटर नहीं करती कि कोई टीम डिफेंड करके अच्छा कर रही है, अटैक करके अच्छा कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली भाई दोनों ही इस पार्ट ऑफ गेम, चाहे वो डिफेंडिंग हो चाहे वो अटैकिंग हो, दोनों एक पार्ट ऑफ गेम है। एक टैक्टिक्स है कि भाई डिफेंड करके आप टीम को रोको, डीप लेके जाओ, काउंटर्स में थ्राइव करो या फिर पेनल्टी में लेके जाओ, वो भी एक टैक्टिक होती है यार। या फिर आप बहुत सारे गोल स्कोर करो, उसमें आप हाई लाइन लगा के खेलो, स्कोर करने पे बिलीव करो, फिर उसके चाहे आप खा भी जाओ गोल। वो दो डिफरेंट पार्ट ऑफ गेम है, तो इसमें हम नहीं जाते हैं, क्योंकि भाई मुझे पर्सनली एज अ डिफेंडर, मैं खुद हूँ, तो मुझे पर्सनली डिफेंसिव गेम भाई बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है। और आज के जापान के इस गेम ने बहुत बढ़िया मुझे इम्प्रेस किया है भाई। पहले हाफ में स्पेशली जो डिफेंडिंग जापान ने की थी, आप उनके स्टेट्स देख लो, आप उनकी ये एक बार पिक्चर देखो भाई। एट टाइम्स 6 एट द बैक का उनका फॉर्मेशन बन रहा था, डिफेंसिव स्ट्रक्चर, तो काफ़ी बढ़िया डिफेंडिंग जापान ने की और फर्स्ट हाफ में एक गोल भी स्कोर कर दिया बहुत बढ़िया तरीके से। वही काउंटर अटैक पे थ्राइव करके, वो मूवमेंट्स पे थ्राइव करना जिसे हम कहते हैं, उसमें एक गोल स्कोर कर दिया। और उसके बाद तो और भी ज़्यादा डिफेंडिंग करने लग गए थे। बट सेकेंड हाफ में भाई जापान ने डिसाइड किया कि हम डिफेंडिंग ही करने वाले हैं और हम इस लीड को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन वहां पे जब वो एक गोल कंसीड कर गए ना, उसके बाद भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार थोड़ा सा हम और या तो अटैकिंग आउटपुट कुछ निकालने की कोशिश करें या कुछ और नया लेके आए। उन्होंने स्टिल पेनल्टीज में ले जाने के लिए सोचा और अगेन दो डिफेंडर को सब इन करके डाल दिया दो मिडफील्डर की जगह पे, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक गलत डिसीजन मैं कहूँगा। क्योंकि यार देखो, एक दिक्कत होती है डिफेंसिव फुटबॉल में, जो मैं हज़ार बार बोल चुका हूँ कि डिफेंडिंग अगर आप कर रहे हो 90 मिनट्स तक, तो एक मोमेंट आएगा, एक मोमेंट्री लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन आएगा, जहाँ पे आपकी टीम को भाई बुरी तरीके से हर्ट कर देगी चीज़ें। वही हुआ है आज जापान के साथ, जहाँ पे वो डिफेंडिंग बढ़िया कर रहे थे, लेकिन टुवर्ड्स दी एंड 90+5 मिनट पे वो एक मोमेंट्री लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन आया डिफेंडर्स के लिए, जहाँ पे भाई मार्टिनेली इकलौता प्लेयर उस बॉक्स में प्रेजेंट था ब्राज़ील के लिए, और 5 से 6 डिफेंडर उसके आसपास थे, लेकिन कोई भी उसे मार्क नहीं करके रखा था। बहुत फ्रीली उसने उस स्पेस में दो डिफेंडर के बीच में बॉल को रिसीव करके टर्न लेके फिनिश कर दिया। बट कोई उसको भाई वहाँ पे ब्लॉक नहीं कर पाया, कोई उसको डिफेंड नहीं कर पाया। यही होता है जब आप 90 मिनट्स तक डिफेंड करने के लिए जाते हो। तो ये तो रहा जापान के साइड ऑफ स्टोरी, लेकिन हम ब्राज़ील की अब बात करते हैं। तो भाई फर्स्ट हाफ में ब्राज़ील की ये टीम एकदम कचरा, निहायती घटिया और एकदम बेकार मुझे लग रही थी। गाली बकने का मन कर रहा था, दिल से गालियां निकल रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भाई ये ब्राज़ील है। चाहे वो कैसेमीरो हो, चाहे वो विनीशियस जूनियर हो, चाहे वो उनके फुल बैक्स हों, रायन हो, कून्या हो, सारे प्लेयर्स का गेम बेकार था। बहुत बेकार पासिंग थी, बहुत घटिया उनका डिफेंसिव स्ट्रक्चर था, जिस पे जापान उनको बहुत बार खोल भी रही थी। लेकिन फिर होता है मेरे भाई फर्स्ट हाफ खत्म और ये प्लेयर जाते हैं भाई ड्रेसिंग रूम में, जहाँ पे कार्लो एंचेलोटी और उसके ट्रेनिंग स्टाफ ने तेल लगा के डंडे तैयार कर रखे थे, इनको उल्टा लेटाया बढ़िया से, और वो डंडे जब इनको बजाए हैं ना, तब इनके थोड़ी सी अकल ठिकानी आई इन प्लेयर्स की। और फर्स्ट हाफ के सेकंड हाफ की शुरुआत में एक चेंज आया, जहां पे लूकस पेकेटा को चेंज किया गया। मे बी वो इंजर्ड था इसलिए, बट वो चेंज कार्लो एंचेलोटी का मेरे हिसाब से भाई बेस्ट डिसीजन रहा इस मैच में। क्योंकि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, एंड्रिक ने तो इतना कुछ खास पिच पे किया नहीं, लेकिन मैं फिर भी ऐसा बोलूंगा क्योंकि भाई हुआ क्या ना, द मोमेंट एंड्रिक अंदर आया, आपको एक प्रॉपर नंबर 9 मिल गया। एंड्रिक उस फ्रंट थ्री में प्रॉपर नंबर 9 की तरह खेल रहा था। ऑफकोर्स वो ड्रॉप डीप कर रहा था, कंबाइन कर रहा था, लेकिन प्रॉपर नंबर 9 जब आपको मिला ना, तो दो डिफेंडर उसके पास खिंच गए। जब दो डिफेंडर उसके पास खिंच गए, तो फिर आपके बाकी प्लेयर्स को प्रॉपर स्पेसेस मिलने लगे खेलने के लिए। कून्या को आपने मिडफील्ड में शिफ्ट कर दिया, जो आपका फॉल्स नाइन खेल रहा था। तो फिर यहाँ पे कहानी थोड़ी सी चेंज होती है। और फिर भाई गैब्रियल का वो बेहतरीन कर्लिंग क्रॉस,
कैसेमीरो का शानदार हेडर इनटू द गोल, और जिस बंदे को हम पहले हाफ में गाली बक रहे थे, जिस बंदे ने पहले हाफ में येलो कार्ड ले लिया था, सेकंड हाफ में उस पिटाई के बाद जो इस बंदे ने गेम खेला है ना भाई, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस कैसेमीरो की मेरे भाई। बट यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है। यहाँ पे होता यह है कि जापान फिर डिफेंड करने के लिए लग जाती है। जापान वॉज लाइक कि हम पेनल्टी में ही लेके जाएंगे इस मैच को, लेकिन भाई अगेन कुछ चेंजेस आते हैं ब्राज़ील के लिए, एंड अगेन सम इम्पैक्टफुल चेंजेस। फेबिनियो आता है कैसेमीरो की जगह, जो कैसेमीरो आई थिंक इंजर्ड हो गया था, प्रॉब्लम थी उसको कुछ, इस वजह से बाहर किया गया। फिर आता है भाई मार्टिनेली कून्या की जगह, और इस मैच में नेमार को नहीं लाया गया। इतनी इंपॉर्टेंट मैच में जहां पे आप हार रहे हो 1-0 से पीछे हो, और नेमार जूनियर जो आपका बेस्ट प्लेयर ऑन द बेंच है, उसे आप नहीं लेके आ रहे हो। भाई ये डिसीजन सिर्फ कार्लो एंचेलोटी ही ले सकता है, उसी में इतना गूदा है कि वो ऐसा डिसीजन ले सके, और भाई अपने डिसीजन को बैक करके सही भी साबित कर सके। भाई ये बंदा हुआ है यार, मार्टिनेली को ये लेके आया, और भाई अल्टीमेटली ब्रूनो गुमैरेस की उस बॉल पे मार्टिनेली का वो बेहतरीन टच, टर्न एंड फिनिश मेरे भाई, क्या शानदार मार्टिनेली का वो फिनिश था यार। बहुत बढ़िया पोजीशनिंग इन द बॉक्स, बहुत बढ़िया टर्न, क्विक रिएक्शन रहा मार्टिनेली का, क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे डिफेंडर से सराउंडेड था वो। और इस तरीके से भाई मार्टिनेली के उस गोल के चलते ब्राजील ने 2-1 से इस मैच को जीत लिया है। लेकिन यार इस मैच में ना ब्राजील की कुछ कमियां भी हमारे सामने आई हैं। जैसे हम बात करें भाई, जिस हिसाब से फर्स्ट हाफ में जापान ने इंटेंसिटी से प्रेस किया था, इंटेंसिटी से गेम खेला था, तो उस इंटेंसिटी से इनकी मिडफील्ड कोप नहीं कर पा रही थी, चाहे वो कैसेमीरो हो, चाहे वो लूकस पिकेटा हो, वहाँ पे थोड़े से लैग कर रहे थे इंटेंसिटी में। यहाँ पे दिक्कत आ जाती है भाई कि अब जब आप आगे बढ़ोगे इस टूर्नामेंट में, तो आपको और टफ ओपोनेंट्स मिलेंगे, वो और भी ज़्यादा इंटेंसिटी पे आपको हर्ट करेंगे। दूसरी चीज़, ट्रांजिशंस में भाई ये बहुत बेकार मुझे स्पेशली फर्स्ट हाफ में लगे। इनफैक्ट सेकेंड हाफ में भी जब ये लोग गोल मारने के लिए चढ़ रहे थे ना, तब भी भाई एक मोमेंट ऐसा आया था जब 3v5 की सिचुएशन बनी थी, 5 प्लेयर जापान के अटैक में और 3 प्लेयर थे डिफेंडर्स यहाँ पे ब्राज़ील के लिए। वो तो ये हुआ कि जापान का प्लेयर वो क्रॉस प्रॉपरली नहीं डाल पाया, अदरवाइज भाई वो गोल हो सकता था, क्योंकि जो क्रॉस उसने डाला, जिस प्लेयर के लिए डाला था, वो प्लेयर बॉक्स में पेनल्टी एरिया में एकदम खाली खड़ा था, तो वो हेडर मार के वहाँ पे गोल बढ़िया से मार सकता था। तो ये कुछ कमियां मुझे भाई ब्राज़ील की तरफ से लगी, जो उन्हें सुधारनी चाहिए, जो कार्लो एंचेलोटी को सुधारनी चाहिए। अदरवाइज आगे जाके इस टूर्नामेंट में उन्हें दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। बट यार सेकंड हाफ में वो इंटेंसिटी वाला इशू तो सॉल्व हो गया था कुछ हद तक, जब आप एंड्रिक को लेके आए थे, जो उसने थोड़ा सा इंटेंसिटी लेके आया था, फिर कून्या ने मिडफील्ड में जाके वो इंटेंसिटी लेके आया था, तो कुछ हद तक चीज़ें सॉल्व हुई थी वहाँ पे। लेकिन स्टिल यार आपको अभी इन चीज़ों पे और वर्क करने की ज़रूरत है। ये कमियां आपके सामने जापान के इस मैच ने रखी हैं। भाई इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना इस मैच के बारे में, आपका क्या ओपिनियन है। क्या आपको भी ब्राज़ील में रियल मैड्रिड वाली वाइब्स आ रही है, वो रेमोंटादा जिस हिसाब से ब्राज़ील ने किया है आज, और क्या आपको लगता है भाई कि जापान ने पहला गोल मार के गलती कर दी थी? ये सारी चीज़ों का आंसर कमेंट सेक्शन में देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय मेरे दोस्तों।